मैं डॉक्टर शोभा गोंडा पाटिल, श्रीमती राजमती नेमगोंडा पाटिल गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज हेमनाथ नगर सांगली यहाँ पे अध्यापन का कार्य करती हूँ। 10वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम में जो तीसरा पाठ है जिसका नाम है वाह रे हमदर्द, इसके रचनाकार घनश्याम अग्रवाल जी। इस पाठ का दूसरा गद्यांश अब हम देखेंगे। घनश्याम अग्रवाल लिखित तीसरा पाठ वाह रे हमदर्द। इस पाठ में पहले पाठ्यांश में हमने देखा कि किस प्रकार से लेखक महोदय अपनी साइकिल से घर जा रहे थे और रास्ते में एक कार से टकरा जाने से इनकी दुर्घटना होती है और उसमें इनकी एक टांग टूट जाती है। बाद में इन्हें अस्पताल भर्ती कर दिया जाता है और वहाँ मिलने के लिए अलग अलग लोग आते हैं। सबसे पहले ऑफिस के बड़े बाबू इन्हें देखने के लिए आते हैं और किस प्रकार बड़ी बेदर्दी से इन्हें वह जगाते हैं, यहाँ तक हमने पहले गद्यांश में देखा है। दूसरे गद्यांश में छात्रों हम यह देखेंगे कि मोहल्ले में रहने वाली सोनाबाई नामक एक औरत इन्हें देखने के लिए आती है और अपने साथ अपने 4 बच्चों को लेकर आती है। बच्चे बच्चे ही रहते हैं, वह शरारत करना तो इनका हक बनता है। वह बच्चे किस प्रकार से लेखक महोदय को परेशान करते हैं, यहाँ एक घटना हमारे सामने आती है। इसके बाद गांव से एक आदमी आता है। ऐसा नहीं होता कि हम जिस शहर में रहते हैं वहीं से हमें देखने के लिए लोग आए, तो गांव से भी हमें देखने के लिए लोग आते हैं। उसमें से एक आदमी इन्हें देखने के लिए आता है। असल में यह आदमी इन्हें देखने के लिए नहीं आया है, वह बगल वाले कमरे में उनका एक मरीज था, उन्हें देखने के लिए आता है। बाद में बहुत रोने के बाद इन्हें पता चलता है कि वह गलती से इनके कमरे में आया था। यहाँ एक विनोद यहाँ पे घटित होता है। अंतिमतः पाठ के अंतिम छोर में हम यह देखेंगे कि उस शहर के कवि है श्री लपकानंद, वह लेखक को देखने के लिए आते हैं तो अपनी कविता सुनाकर वह कितना परेशान कर देते हैं यह हमें दिखाने की कोशिश लेखक ने की है। पन्ना नंबर 11 गद्यांश क्रमांक 2। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। मरीज को देखने के लिए मोहल्ले वाले अपने फुर्सत से यानी आराम से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। पहले से ही ऑफिस के बड़े बाबू ने इन्हें जो टूटी हुई टांग पे दबाकर इन्हें जगाया था वह पीड़ा देकर गए थे। अब ये 4 बच्चे आए हैं, यह देखकर लेखक बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा। आते ही वह कहते हैं कि उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा। सोनाबाई ने लेखक की तरफ उंगली दिखाकर अपने बच्चों से मुलाकात करवा देती है। ये देखो चाचा जी। लेखक कहते हैं कि उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। जैसे चिड़ियाघर या प्राणी संग्रहालय में हम जाते हैं हमेशा, वहां देखते ही जैसे किसी प्राणी को या पंछी को देखते ही हम जैसे चेहरे पर आश्चर्य का भाव होता है, वैसे ही यहाँ लेखक कहते हैं कि उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो शरारत करना तो इनका हक बनता है। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। कथकली डांस केरल का एक लोकप्रिय नृत्य प्रकार है। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। रप रप यह आवाज आ रही थी। लेखक यहाँ वहां देखते हैं कहाँ से आवाज आ रही है, तो उन्हें पता चलता है कि रेती के थैली पर सोनाबाई का लड़का बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, लेखक महोदय कहते कि मैं उसे मना कर रहा था, उससे पहले
सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी, यानी दवा की शीशी यानी बोतल, दवा यानी औषधि, वह पटक दी यानी फोड़ डाली। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, यानी गुस्से से उसकी ओर वह देखती है, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। यहाँ थोड़ी सी हमें अंधश्रद्धा वाली बात यहाँ सामने आती है। वह कहती है, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना यानी दवा गिर कर खत्म हुई, इसका अर्थ क्या है कि आपकी तबीयत अब अच्छी होने वाली है, दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया, यानी पहले से ही वो इतना डरे हुए थे 4 बच्चों को देखकर और उससे उन्हें परेशान करते हुए देखकर, और अंत में वह कहती कि मैं फिर आऊंगी। मैं भीतर तक कांप गया, यानी फिर से वह डरते हैं, अंदर से डरते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। लेखक का कहना है कि कुछ लोग औपचारिकता यानी दिखावा करने की भी हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं, यानी गांव से भी लोग रिश्तेदार हमें देखने के लिए आते हैं, वे हद कर देते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। एक दिन क्या होता है कि टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकती है, उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा, रोने लगा और कहने लगा। एक आदमी आता है, लेखक के सीने पर सिर रखकर बहुत रोने के बाद वह कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। यानी वह अपशब्द यहाँ कह रहा है, हाय तुम्हें क्या हो गया, या ऐसे कैसे हो गया, उसका कहना है कार वालों का सत्यानाश हो। वह बदबुआ भी दे रहा है। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, यानी जो पीड़ा मैं झेल रहा हूँ और तू क्यों इतना रो रहा है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। मुंह गड़ाए रोना यानी बहुत देर तक रोना। मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। थोड़ी देर के बाद उसने रोना कम किया है। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई, बहुत रोने के बाद वह लेखक के चेहरे की तरफ वह देखता है तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। लेखक कहते हैं कि बहुत रोने के बाद वह जब मेरे चेहरे की तरफ वह देखता है, तब उसे पता चलता है कि वह गलत कमरे में आया है, गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है, यानी गुप्ता जी को देखने के लिए वह आया था और गुप्ता जी का कमरा इनके कमरे के बगल वाले कमरे में वह थे। है अच्छा भाई माफ करना, वह विदा लेता है, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। जब मेरे कमरे में वह रो रहे थे, वैसी ही आवाज, बिल्कुल वैसी ही आवाज बगल वाले गुप्ता जी के कमरे से लेखक को आ रही है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, और क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। क्योंकि लेखक को उस गांव वाले आदमी से इतना गुस्सा नहीं आया, तो अधिक गुस्सा किस पर आया, अपनी पत्नी पर गुस्सा आया है। क्योंकि इतना रोता हुआ देखकर वह समझ बैठी कि यह कोई करीबी रिश्तेदार या करीबी दोस्त होंगे, इसीलिए इतना रो रहे हैं। इसीलिए टैक्सी का भाड़ा वह अपने ओर से वह देती है। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। आगे की घटना इस प्रकार है, हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे। हमदर्दी का मतलब सहानुभूति। जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते, वह भी लोग देखने के लिए आते हैं। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद, वह लेखक को देखने के लिए आते हैं। उनकी बेतुकी यानी व्यर्थ बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। पहले जब वह मिलने आते थे तब मैं इन्हें देखकर वहां से भाग जाते थे। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। लेखक का कहना है कि
जब मैं मुझसे मिलेंगे तो 10-20 कविता सुनाए बिना मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं भागता था। जानता हूँ कि जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुंचे, और अंत में एक दिन ऐसा होता है कि वह बगल में झोला यानी थैली, वह जैसे कवि लोग हमेशा बगल में झोला पहनते हैं, वैसे ही थैली पहनकर ये आए हैं। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। लेखक ने पूछा भी नहीं, ये महाशय बता देते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में मैं कवि सम्मेलन में व्यस्त था। व्यस्त यानी मशगूल। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। उनका कहना है कि मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचता रहा, और कल रात भर भी मैं सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई, और बहुत सोचकर रात भर जब मुझे नींद नहीं आई तो आप पर मैंने कविता की है। यह कहकर वह झोले में से डायरी निकाली और सुनाने लगे। असम की राजधानी है शिलोंग। असम यानी आसाम। आसाम की राजधानी है शिलोंग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, यानी बहुत ही बढ़िया कविता बनाई है। मोटर वाले तेरी ही साइड की रॉन्ग, यानी अंग्रेजी और हिंदी शब्दों के मेल से यह बहुत अच्छी कविता इन्होंने बनाई है, और वे लेखक को इन्होंने सुनाई है। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे, अच्छा विनोद तो आगे ही है, मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही। जब आदमी को 2 आंखें होती है, उसमें से एक आंख इनकी ये काम कर रही है कि वह पूछ रही है, कहिए कविता कैसी है, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। उनका तीर सही निशाने पर अब लगा है। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। यानी कविता सुनने के बाद अगली बार जब भी आप आएंगे तो मैं जरूर आपसे कविता सुनूंगा, ऐसा वादा करके उन्हें चाय पिलाते हैं और उन्हें विदा करते हैं। अब अंत में लेखक कहते हैं कि जब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। यानी इस अंतिम परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि मेरी एक टांग तो पहले से ही टूटी है, अब तुझे हे ईश्वर, तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़ना, लेकिन कहाँ तोड़ना, जहाँ कोई भी मेरा परिचित न हो, यानी कोई भी लोग मुझे परेशान न करे। इस प्रकार की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं। बेदर्द यानी जिन्हें दर्द का एहसास ही न हो, ऐसे लोग इन्हें बेदर्द कहते हैं। क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले, यानी बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले, यानी सहानुभूति दिखाने वाले लोग ही बड़े बेदर्द, यानी दर्द का एहसास ही न हो ऐसे होते हैं। इस प्रकार इस पूरे पाठ में हमने यह देखा कि अक्सर हमें मरीज को देखने के लिए किस प्रकार से और किन किन प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, ऐसी एक सीख इस पाठ से हमें मिलती है।